नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश एएनएम भर्ती परीक्षा 2024 प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखला जिसमें 7 टेस्ट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 8 होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पूर्व पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए एएनएम को ... मालूम होना चाहिए। बताइए आप लोग। ए कह रहा है क्षेत्र की जनसंख्या, बी कह रहा है जन्म दर, सी कह रहा है प्रतिवर्ष अपेक्षित गर्भधारण, डी कह रहा है जीवित जन्म वर्ष की अपेक्षित संख्या। बताइए आप लोग चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष अपेक्षित गर्भधारण। आइए इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है पूर्ण प्रसव पूर्व पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए एएनएम को अपने क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्सों के नैतिकता के सिद्धांत में एक्शन गाइडेड बाय कंपैशन का क्या अर्थ है। बताइए आप लोग। जस्टिस अर्थात न्याय, अहानिकरता, स्वायत्तता या उपकारिता। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपकारिता। देखिए नर्सिंग के नैतिकता के सिद्धांत में एक्शन गाइडेड बाय कंपैशन का मतलब है कि नर्सों का काम जो होना चाहिए करुणा से प्रेरित होना चाहिए। नर्सिंग नैतिकता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नर्सिंग अभ्यास से जुड़े नैतिक पहलुओं से जुड़ा अनुशासन होते हैं। इसमें नैतिक मानदंड तय करने, नैतिक विचारों का वर्णन करने और नैतिक मार्गदर्शन देने का काम शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एएनएम की प्राथमिक भूमिकाओं में से एक यह सुनिश्चित करता है कि प्रसव पूर्व माँ कम से कम पीएचसी में जाए। पूछा है कम से कम कितनी बार जाए पीएचसी में। बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 बार। एएनएम सहायक नर्स और दाई जो भी हैं, इनकी प्राथमिक भूमिकाओं में एक यह सुनिश्चित करना है कि गर्भवती महिलाएं कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व जांच के लिए जाएं। गर्भावस्था के दौरान एएनएम की भूमिकाएं, चलिए देखिए क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, देख लीजिए आप लोग। गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों के सदस्यों के साथ संवाद करना, खतरे के संकेतों के बारे में बताना, प्रसव पूर्व जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा में आने में मदद करना, गर्भवती महिला की देखभाल के बारे में परामर्श देना, टीकाकरण करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डीओटीएस रणनीति को लागू करते समय एएनएम को निम्नलिखित में से क्या करने का निर्देश दिया जाता है। ये कह रहा है टीबी के मरीजों को नियमित रूप से अस्पताल आने के लिए प्रेरित करना। बी कह रहा है बीमार मरीजों के परिचारकों को दवा देने के लिए अस्पताल आने के लिए प्रेरित करना। सी कह रहा है सुनिश्चित करें कि टीबी के मरीज उसकी उपस्थिति में दवा लें। डी कह रहा है टीबी के मरीज को घर पर ही दवा पहुंचाएं। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए आप लोग। इसमें होगा ऑप्शन सी, यह सुनिश्चित करें कि टीबी के मरीज उसकी उपस्थिति में दवा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वैक्सीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एएनएम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तापमान किसके बीच में होना चाहिए। जो वैक्सीन होना चाहिए उसकी सेफ्टी तभी रहेगी जब वो कितने के बीच में तापमान पे बनी रहे, बताइए आप लोग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 से +8 डिग्री सेल्सियस, +2 से +8। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कोई वैक्सीन बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो वह कम प्रभावी या निष्क्रिय हो जाती है। अर्थात मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे या ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाए तो भी दिक्कत होती है। अगर गलत तापमान पर स्टोर किया जाता है तो वैक्सीन ख़राब होने का डर रहता है, अर्थात ख़राब हो सकती है या इस्तेमाल के लिए असुरक्षित मानी जाती है। इसलिए ज़्यादातर वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में फ्रीजर में स्टोरेज करने की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी आयरन ओरल सप्लीमेंट हैं। एक ऐसा है जो ओरल सप्लीमेंट नहीं है, बाकी सारे ओरल सप्लीमेंट हैं, तो वह कौन सा ऑप्शन है जो ओरल सप्लीमेंट नहीं है, बताइए आप लोग। इसमें कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा, फेरिक ग्लूकोनेट। देखिए, फेरिक ग्लूकोनेट जो है आयरन की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आयरन सप्लीमेंट प्रोडक्ट है। यह इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। आगे कह रहा है शरीर के लिए प्रमुख पोषक तत्व क्या हैं, बताइए। प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों, या कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए शरीर के लिए प्रमुख पोषक तत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केशिकीय भंगुरता के लिए कार्यात्मक सूचकांक है, किसके लिए? विटामिन सी के लिए, विटामिन के लिए, विटामिन डी के लिए, विटामिन ई के लिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हो जाएगा विटामिन सी, अर्थात ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, पढ़िए आप लोग। आंत्रविकृति शाखात्मक शोध खालित्य के साथ एक सल्की त्वचा का विच्छेद और नेत्र परिवर्तन का गंभीर कमी किसके कारण होता है, बताइए आप लोग। कैल्शियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण, तांबा के कारण कि जस्ता के कारण। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए आप लोग इसमें कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कह रहा है बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, मतलब पूछा है बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है और कौन सा रोग होता है। रिकेटस, अस्थि सूजता, अस्थि मृदुता, अस्थिघात, बताइए आप लोग। देखिए, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, अर्थात सूखा रोग। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। देखिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी हो सकती है। रिकेटस में हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी के कुछ और लक्षण हैं, जैसे कि पैरों में टेढ़ापन, चलने में दिक्कत, दांत आसानी से टूटना। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला जांच जो पोषण सर्वेक्षण में की जाती है वह कौन सा है, बताइए। 11 नंबर में इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन का प्राक्कलन। आगे बढ़ते हैं। किसमें फोलिक अम्ल भरपूर मात्रा में पाई जाती है।
मांस और अंडे में, मानव दुग्ध और गाय का दुग्ध में, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, शलजम का साग, बिना पालिश किए हुए अनाजों में। बताइए फोलिक अम्ल सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? 12 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, शलजम, साग। इसमें फोलिक अम्ल भरपूर मात्रा में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित सभी पोषण शिक्षा कार्यक्रमों में उपयोग की जाने वाली व्यक्तिगत विधियां हैं, किस एक को छोड़कर? पूछा है, सिवाय, अर्थात एक चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें पोषण शिक्षा कार्यक्रमों में उपयोग किए जाने वाली व्यक्तिगत विधि हैं। बताइए वह कौन सा है जिसको नहीं किया जाता है उसमें उपयोग? क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कक्षा शिक्षण का समूह। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पित्त किसके पाचन में सहायक होता है? वसा के, खनिजों के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के? बताइए आप लोग, पित्त किसके पाचन में सहायक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा राइट ऑप्शन ए, वसा के। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पाचन की प्रक्रिया में बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्र है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है अध्यावरण प्रणाली अर्थात तंत्र, बी है श्वसन तंत्र, सी है तंत्रिका तंत्र, डी है पाचन तंत्र। बताइए कौन सा सही होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यावरण प्रणाली। देखिए अध्यावरण प्रणाली जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी प्रणाली है। यह शरीर का एकमात्र एकल अंग तंत्र है। त्वचा अध्यावरण प्रणाली का हिस्सा होता है। त्वचा शरीर को बाहरी वातावरण से बचाती है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में नर्सिंग मूल्यांकन का सही क्रम है? 4 विकल्प दिया गया है, चारों आप लोग पढ़िए। देखिए 16 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। पित्त स्राव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपन निम्नलिखित में से कौन सा है? 17 नंबर में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिक्रेटिन, अगला है कोलेसिस्टोकाइनिन, अगला है पित्त अम्ल, अगला है पित्त लवण। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 17 इसमें होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 कह रहा है इमिप्रेमिन एक है, बताइए मलेरिया रोधी दवा है, एंटीसाइकोटिक दवा है, अवसाद रोधी दवा है या एंटीमैनिक दवा है? बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए इसमें हो जाएगा 18 नंबर में ऑप्शन सी, अवसाद रोधी दवा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए इमिप्रेमिन एक अवसाद रोधी दवा है। इमिप्रेमिन का इस्तेमाल डिप्रेशन या उदासी और नींद में पेशाब आने की बीमारी में किया जाता है। इसका इस्तेमाल डिप्रेशन के उन मरीजों में किया जाता है जिन पर डिप्रेशन के वैकल्पिक उपचारों का असर कम अथवा नहीं होता है। अब यह काम कैसे करता है? देखिए इमिप्रेमिन जो है मस्तिष्क में रासायनिक संदेश वाहकों के स्तर को बढ़ाकर अवसाद में कमी लाता है, जिससे व्यक्ति के मूड को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मासिक धर्म चक्र के ल्यूटियल चरण में मुख्य हार्मोन है कौन सा है? बताइए आप लोग। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन,
प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। बताइए आप लोग 19 नंबर में कौन सा सही होगा? तो 19 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य जो होता है निषेचित अंडे को प्रत्यारोपित करने और बढ़ने के लिए एंडोमेट्रियम तैयार करना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दाहिने निलय में फुफ्फुसों तक अशुद्ध रक्त का वहन करने वाली रक्त वाहिका है। बताइए कौन सा है? महाधमनी है, फुफ्फुस धमनी है, महाशिरा है, फुफ्फुस शिरा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हो जाएगा ऑप्शन बी, फुफ्फुस धमनी। आइए जानते हैं। देखिए, पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी हृदय के दाईं ओर से दाईं ओर से ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है फेफड़ों तक ले जाने वाली रक्त वाहिका होती है। फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन ले जाता है और शरीर में पहुंचाता है। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी जुड़ी हुई अन्य जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।